અને નજર કરી લઈએ બજાર પર તો ઓફકોર્સ આજે નિફ્ટી હાઈસ પર હાઈ બનાવી રહ્યું છે. આજે આપણે નિફ્ટીને 26,100ને પાર જતાં પણ જોયું. મિડ કેપમાં ઓફકોર્સ આજે થોડી નરમાશ બનેલી છે. બેંક નિફ્ટીમાં આપણે એક ફ્લેટ ટુ પોઝિટિવ કારોબાર જોઈ રહ્યા છીએ. પણ આ માર્કેટમાં કઈ રીતના કામ કરવું એના પર પણ આપણે નજર કરીશું. ને આજે આપણી સાથે માર્કેટ વેટરन सुनील सुब्रमण्यम जोड़ाई गया है. सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार में. और मार्केट्स हम देख रहे हैं कि रोज़ एक नए हाईज़ बना रहे हैं. आज भी अगर देखें तो निफ्टी ने हाईज़ बनाए हैं, लेकिन एक फियर फैक्टर भी है क्योंकि इतना ओवरबॉट मार्केट है. हम देख रहे हैं कि वैल्यूएशन वाइज भी एक थोड़ा ओवरबॉट है. आगे जाके आप कैसे निवेश करेंगे? अभी आप निवेश करेंगे, कुछ कैश पे बैठेंगे, क्या स्ट्रैटेजी से हमें आगे बढ़ना है? देखिए, कैश थोड़ा ज़रूर रखेंगे बिकॉज़ जैसे आप बता रहे थे, एक फीलिंग है कि मार्केट में वैल्यूएशन ज़्यादा है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि एक्चुअली बहुत ओवर वैल्यूड है, क्योंकि ये इंडिया का ग्रोथ स्टोरी का अल्टीमेटली रिफ्लेक्शन है। मगर शॉर्ट टर्म में अगर अभी अक्टूबर 10 से आपको रिजल्ट सीज़न शुरू होगा, उसमें से 2 चीज़ सामने आएगी। एक होगा कि कैसे ये क्वार्टर का नंबर्स कैसे थे। सेकंड, जो गाइडेंस वो दे रहे हैं अगले क्वार्टर्स के बारे में, पर सबसे अहम चीज़ है कि ये अगले साल का ये एक हैंडओवर पीरियड है वैल्यूएशंस के लिए, कि अब तक करीबन समझिए ये एफवाई 24-25 को डिस्काउंट कर रही थी फॉरवर्ड पीई में। अब एफवाई 25-26 पे ध्यान चला जाएगा। तो अगर ओवरऑल मार्केट में एक 10-12% की भी प्रॉफिट की ग्रोथ दिख रही है, तो ऑटोमेटिकली उतना वैल्यूएशन में कंफर्ट आपको मिलना चाहिए। तो मैं नहीं मानता हूँ कि ये वैल्यूएशंस में कोई डरावट है, मगर ज़रूर थोड़ा कैश रखने से क्या फ़ायदा है कि आपको जिनके शायद रिजल्ट्स अच्छा ना हो, थोड़ा करेक्शन हो, मगर क्वालिटी स्टॉक्स हो, जो लॉन्ग टर्म में बाउंस बैक हो सकते हैं। तो अब वो क्वालिटी स्टॉक्स को जितना सस्ते में मिल सके खरीदने के लिए आपके पास थोड़ा गन पाउडर कैश रखने की ज़रूरत होगी, मैं कहूँगा, एक नंबर। दूसरी बात ये है कि ऐसी एक माहौल में जबकि अर्निंग्स अभी आनी है बाकी है, यूएस की फेडरल इलेक्शन की रिजल्ट भी सामने है, थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी रहेगा, तो उस वक़्त में भी थोड़ा कैश रखना एक अच्छी बात है। तीसरी बात मैं समझता हूँ कि कैश इसलिए लोग भी रख रहे हैं क्योंकि वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जिन सेक्टर्स में बहुत एक रन अप हुआ है, जो बेसिकली एक वैल्यूएशन कैचअप मैं कहूँगा। जैसे आपने बताया पीएससी इंडेक्स, जैसा होता है डिफेंस, जैसा होता है कोई ओवरऑल इंफ्रा में कुछ स्पेस, एनर्जी के स्पेस। तो यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग फंड मैनेजर्स मेरे ख्याल में कर चुके होंगे पिछले हफ्ते, 2 हफ्ते में, और वो कैश भी रीडिप्लॉय करने के लिए सही सेक्टर चुनने की एक खोज में थोड़ा कैश रखेंगे। तो ये सेक्टर रोटेशन हो रहा है, तो उसमें मैं कहूँगा कि एक सिक्लिकल सेक्टर से थोड़ा सेफ्टी ओरिएंटेड सेक्टर में जैसे आईटी, एफएमसीजी में थोड़ा रिएलोकेशन हो रहा है। सेकंड, स्मॉल एंड मिड कैप से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके लार्ज कैप की ओर थोड़ी ध्यान चल रही है। इसका और एक कारण है कि फेड की रेट कट के कारण जो अभी रुझान आ रहा है कि समझिए कि हर फेड की मीटिंग में थोड़ा बहुत रेट कट 25 बेसिस पॉइंट्स धीरे-धीरे करेंगे। तो ये सिनेरियो में इंडिया का अट्रैक्शन, इमर्जिंग मार्केट के लिए पैसा आएगा, हर क्या से है, और उस पैसे में शायद चाइना, ब्राज़ील ऐसे बहुत बीट एंड डाउन मार्केट्स में थोड़ा एलोकेशन ज़्यादा जाएगा, बट इंडिया का भी कुछ आएगा। तो एफआईएस का जो एंट्री होता है ना, तो वहाँ पे ज़्यादा देखिए पैसिव फंड्स जाते हैं ना, वो एक डिफेंसिव सेक्टर्स को भी चुनते हैं क्योंकि इंडेक्स के अंदर जो भी शामिल है, उसको खरीदते हैं। तो ये एक रिएलोकेशन नेचुरली टुवर्ड्स क्वालिटी स्टॉक्स, लार्ज कैप स्टॉक्स वो हो रहा है। और फाइनली मैं एक पॉइंट कहूँगा कि आपने आंकड़े भी देखे होंगे कि इतने जो आईपीओ सब आ रहे हैं ना, तो उसमें एक तरफ रिटेल निवेशक भी ज़्यादा उसमें डाइवर्ट कर रहे हैं। तो डायरेक्ट मार्केट, सेकेंडरी मार्केट से प्राइमरी मार्केट में थोड़ा फ्लोस उधर अटक रहा है, अलॉटमेंट तक वो एक घूम रहा है। सेकंड, प्रमोटर्स भी अपना शेयर बेच रहे हैं क्योंकि बहुत से कंपनियों की वैल्यूएशन इतनी बढ़ चुकी है कि शायद प्रमोटर्स को लग रहा है कि ये अनबिलीवेबल वैल्यूएशन है, थोड़ा बहुत मैं अपने लिए पैसा बना लूं, तो इसलिए प्रमोटर्स भी थोड़ा शेड कर रहे हैं। ये मिड एंड स्मॉल कैप में ज्यादा हो रहा है, तो वो वाला बात भी है कि क्यों मिड एंड स्मॉल कैप में थोड़ी एक नमी आ रही है, ये सब फैक्टर्स के कारण। और मैं समझता हूँ मार्केट के लिए अगला डायरेक्शन ये रेट्स, अपना जो अर्निंग सीजन जो अक्टूबर 10 से चालू होगी, उसमें से ही थोड़ा क्लैरिटी और डायरेक्शन आगे मिलेगा।
एब्सोल्युटली, क्योंकि अर्निंग सीज़न से हमें पता चलेगा कि जितना हम देख रहे हैं, जितना हम बुलिश है अपने इकोनॉमी की प्रोग्रेस के बारे में, वो उतना ऑन नंबर्स भी हमें दिख रहा है कि नहीं। लेकिन सर, आपने जैसे बात की कि जो प्राइमरी मार्केट है, जो आईपीओ मार्केट है, जो वेटरन कंपनीज़ है जिसके प्रमोटर्स भी एनकैश कर रहे हैं, क्योंकि हम बड़ी कंपनीज़ के भी सब्सिडरी के आईपीओज आते हुए देखे हैं, जैसे कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस। और जैसे हम देख रहे हैं कि इतनी सारी लिक्विडिटी है, एवरीबडी वांट्स टू टेक द एडवांटेज कि इतना है, ऐसे हमें वापस मौका मिले न मिले, इतनी लिक्विडिटी है, तो हम थोड़े पैसे हमारे जेब में भी डालेंगे और थोड़ा प्रॉफिट करेंगे। थोड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन भी हो रहा है, वो भी सिनेरियो हम देख रहे हैं। अभी तक तो हम देख नहीं रहे हैं कि लिक्विडिटी ड्राई अप के कोई अभी तक तो हमने सिग्नल्स नहीं मिले हैं। लेकिन जो ये प्राइमरी मार्केट है, उसके लिए आप कितना वेटेज रखेंगे? क्योंकि अभी जो भी आईपीओज आ रहे हैं, सारे प्रीमियम पे लिस्ट होते हुए हम देख रहे हैं। ये मार्केट के बारे में क्या कहेंगे? कुछ यहाँ कुछ आप स्टॉपेजेस देख रहे हैं, और अगर निवेश करना है तो कैसे निवेश करेंगे? तो दो चीज मैं कहूंगा इसमें। एक फॉलो ऑन ऑफर्स होता है एफपीओ की बाद राइट्स इश्यू की तरह, और एक आईपीओ होती है। ये दोनों प्राइमरी मार्केट में आपको शामिल होते हैं। तो मैं कहूंगा कि फॉलो ऑन ऑफर्स जो होते हैं उसमें दो चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्या कंपनी पैसा इक्विटी मार्केट से उठा रही है अपने बिजनेस एक्सपेंशन, जैसे कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए, क्योंकि इक्विटी कंपोनेंट होना चाहिए ना कैपेसिटी एक्सपेंशन को फाइनेंस करने के लिए। बैंक्स 60-70% बैंक्स लोन दे देंगे, मगर बाकी 30-40% तो इक्विटी से आना है। तो अगर उसके लिए वो पैसा उठा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अच्छी बात है, क्योंकि ये उस कंपनी की ग्रोथ को फ्यूल कर रही है। फॉलो ऑन ऑफर दूसरी तरह की फॉलो ऑन ऑफर है, जहां पे आप समझिए कि एक प्रमोटर एनकैश कर रहा है, क्योंकि उसको भी एक बिलीफ नहीं है कि ये वैल्यूएशन सस्टेनेबल है। तो वहां पे मैं सोचूंगा आप भी थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि ये खाली प्रमोटर अपने लिए पैसा एनकैश कर रहा है, अनलेस उस प्रमोटर के पास एक और कंपनी है, एक सब्सिडरी है, जहां पे वो कैपेक्स के लिए अपना पर्सनल पैसा उठाकर उसमें निवेश कर रहा है। तो ये एक स्टडी करना जरूरी है कि पैसा कहाँ जा रहा है। अगर वो प्रमोटर के पॉकेट में अपने वेल्थ को बढ़ाने के लिए जा रहा है तो थोड़ा सावधान रहिए, मगर वापस री इन्वेस्ट हो रहा है बिजनेस में, तो उस तरह की फॉलो ऑन ऑफर्स में आप निवेश जरूर कर सकते हैं। सेकंड होती है न्यू आईपीओ के बारे में। न्यू आईपीओ के बारे में दो तीन चीज अगेन मैं कहूंगा कि एक, आप एसएमई और माइक्रो एसएमई उस इंडेक्स के से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि बहुत फ्रॉथ है उधर, और ऐसे किसी कंपनी की कोई हालत ठीक नहीं है। एक कार ट्रेडिंग कंपनी की वो देखा आपने हालत, तो वहां पे बहुत हाई रिस्क है, हाई रिवॉर्ड भी है, मगर रिटेल इन्वेस्टर को मैं थोड़ा सावधान रहने की सलाह दूंगा। मगर बहुत सी कंपनियां जो अपनी बिजनेस को बहुत अच्छी तरह एस्टेब्लिश, आपने बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करी, अब आने वाले दिन में देखिए कि आपको स्विगी जैसे कंपनी की आईपीओ आने वाली है, hyundai की आईपीओ आने वाली है। तो ये तरह की कंपनियां जो अपने बिजनेस को पूरी तरह एस्टेब्लिश कर चुकी है, और वहां पे ज्यादा प्ले नहीं है। अभी जोमेटो है तो स्विगी है, और कार्स में मारुति एक है, टाटा है, महिंद्रा है, ज्यादा प्लेयर नहीं है। तो ऐसे आईपीओ में जरूर आप अपना निवेश कर सकते हैं, क्योंकि टेस्टेड मैनेजमेंट है, क्वालिटी है। भले ही वहां पे उनके प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स एनकैश करें, वो चलता है, क्योंकि उनकी बिजनेस मॉडल टेस्टेड एंड ट्राइड। उसमें जरूर मैं आपको निवेश करने की मैं रिकमेंडेशन दूंगा। जरूर ऐसी कंपनियां तो ऑलरेडी मार्केट में बिजनेस उनका एस्टेब्लिश्ड है। मगर जो कंपनियां जैसे एसएमई सेगमेंट में ज्यादा होता है कि प्रमोटर इनकैश कर रहा है वक्त को लेकर, कोई ऑपरेटर्स उसको प्ले कर रहे हैं, कोई मर्चेंट बैंकर्स उसको पुश कर रहे हैं, उसमें थोड़ा मैं सावधान रहने की सलाह दूंगा, क्योंकि उतना इंफॉर्मेशन भी नहीं है, और शायद कोई भी लिक्विडिटी ड्राई अप सिनेरियो में वाट इनकी लगेगी, इनके लिए बहुत असर बुरा लगेगा। वेयर बड़ी बड़ी कंपनियों की बिजनेस में उतना डिफरेंस नहीं होगा, तो वैल्यूएशंस में भी उतना प्राइस में गिरने की उतनी गुंजाइश नहीं होगी। तो मैं कहूंगा कि आप सही तरह से चुनिए, बड़े वेल एस्टेब्लिश बिजनेसेस को चुनिए, और पैसा कहाँ जा रहा है ये भी देख लीजिए। वो बिजनेस में री इन्वेस्ट हो रहा है तो जरूर ऐसे एफपीओस में आप निवेश कर सकते हैं। जी, कमिंग बैक टू मार्केट्स, जैसे अभी चल रहे हैं, और जैसे मैंने बिगिनिंग में ही कहा कि एवरीडे हम हाईज देख रहे हैं।
आपको डर लगता है अभी काम करने के लिए मार्केट में सुनील जी? क्योंकि वो एक फ़ियर फैक्टर हमेशा हमें रहना चाहिए। एशियन मार्केट्स की अगर हम सिचुएशन देखें तो कहाँ और कहाँ एशियन मार्केट्स में अभी न्यूज़ बन रहे हैं। चाइना बिकॉज़ वो रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। इंडियन मार्केट्स फ्लरिशिंग है। जापान मार्केट्स में हम जो देख रहे हैं रेट हाइक हो रहा है, चाइना में रेट कट्स हो रहे हैं, ज़्यादा भी होंगे। हम लोग वहाँ हैं, अभी हम भी रेट कट देखेंगे फ्यूचर में। यूएस की इकोनॉमी में रिसेशन इन्फ्लेशन के बीच में अभी उन्होंने रेट कट किया है, इलेक्शंस है वहाँ, और ईसीबी ने ऑलरेडी रेट कट्स किए हैं। सो ये सारे सिचुएशन और प्लस जो मेजर फैक्टर है वो है जियोपॉलिटिकल टेंशन जो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक वो एक ग्लिच हो सकता है वर्ल्ड मार्केट्स प्लस इंडियन मार्केट्स के लिए। कैसे रणनीति करेंगे? अगर आज अभी आपको जो निवेश करना है तो कितना पोर्शन आप निवेश करेंगे, कितना कैश पे बैठेंगे? मैं समझता हूँ कि इतनी 2 चीज़ें आपने पॉइंट आउट किया, उससे ये साबित होता है कि बहुत कन्फ्यूज़न है। यानी एक वॉलेटाइल पीरियड ज़रूर सामने होगा, क्योंकि 2 चीज़ इसके सामने आती है। एक, क्या यूएस से पैसा यूएस से बाहर जाएगा या यूएस के मार्केट में ही निवेश हो जाएगा? और बाहर आएगा तो इमर्जिंग मार्केट के लिए वर्सेस अदर डेवलप्ड मार्केट्स कितना एलोकेशन आएगा? और इमर्जिंग मार्केट के अंदर इंडिया का एलोकेशन का स्थिति क्या होगा? ये सब इतने फैक्टर्स को जज करने की ज़रूरत है। मगर एक चीज़ याद रखिए आप कि एक ओईसीडी की जो डेटा है उसमें इंडिया का ग्रोथ को अपटिक और भी बेहतरीन बताया है। ओवरऑल वर्ल्ड की ग्रोथ 3.2 में इंडिया का ऑलमोस्ट डबल द ग्रोथ रेट के ऊपर चल रहा है। तो उसमें ग्रोथ स्टोरी में कोई डाउट नहीं है कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री वर्ल्ड में है अमंग द लीडिंग इकोनॉमीज। तो एक लॉन्ग टर्म एफआईआई निवेशक के लिए इंडिया से बेहतर मार्केट नहीं मिल सकता है। वो एक बात है कि ये वैल्यूएशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खाली ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कर रहा हूं। अब सेकंड बात यह है कि इंटरनेशनल फ्लोज के अंदर पैसिव फ्लोज डोमिनेट करते हैं, राइट? वो सबको पता है। अब पैसिव में देखिए, अपना एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में हमने चाइना से ओवरटेक कर दिया हमारा एलोकेशन। तो हमारी ग्रोथ की फैक्टर और वैल्यूएशन फैक्टर दोनों इस इमर्जिंग मार्केट के शेयर में रिफ्लेक्ट होती है, जहां चाइना का घट रहा है और इंडिया का बढ़ रहा है और हमने ओवरटेक कर दिया। तो डेफिनेटली जब एलोकेशन इमर्जिंग मार्केट को होंगे पैसिव में, इंडिया का हक हमें मिलेगा, विच इज 20% ऑफ द इंडेक्स। वो एक बात। तीसरी बात है, अगर प्योर वैल्यूएशन में देखें तो चाइना, ब्राजील ऐसे मार्केट सस्ते लगते हैं और इंडिया महंगी लगती है प्योरली ऑन वैल्यूएशन। इसलिए शॉर्ट टर्म फ्लोस शायद एक टैक्टिकल कॉल में ओवरऑल चाइना उस तरफ भी दौड़ सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म फ्लोज इंडिया के लिए शायद उतना नहीं बढ़े जितना लॉन्ग टर्म सॉवरेन वेल्थ फंड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस फंड्स, इनके पैसा की जरूरत। तो वो एक बात रखिए। ये क्यों कह रहा हूं मैं, अपनी जो डिसीजन में बताने वाला हूं इसमें ये एक अहम फैक्टर है, क्योंकि डोमेस्टिक लिक्विडिटी स्ट्रांग रही है बहुत दिनों से। एसआईपी बुक स्ट्रांग है, 23,000 करोड़ की है, चाहे 24-25,000 भी इस साल के अंदर जरूर क्रॉस कर देगी। तो क्या है कि ये कांस्टेंट फ्लो है, उसमें बदलाव ज्यादा मैं नहीं देख रहा हूं। तो ये जो आ रहा है वो पैसा तो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय होगा या कैश में रहेगा, ये फंड मैनेजर्स के हाथ में है। और ज्यादा फंड मैनेजर्स थोड़ा बहुत कैश को बढ़ा रहे हैं इस सिनेरियो में, क्योंकि ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण। मगर ये एफआई के फ्लोज थोड़ा बहुत भी बढ़ते हैं तो मार्केट में ओवरऑल आपने देखा कि आज डोमेस्टिक निवेशक, रिटेल प्लस डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स प्लस इंश्योरेंस प्लस एलआईसी, ये सब मिलाकर वी आर नाउ अहेड ऑफ एफआईआई। मगर जो डेल्टा फैक्टर होता है ना, वो एफआई से आता है। तो आगे जाके जो मार्केट में जो उतार चढ़ाव होगा उसमें एफएस का ज्यादा हाथ होगा, मेरा ये मानना है, क्योंकि डोमेस्टिक का बाइंग सपोर्ट रहेगा। तो अब ये उतार चढ़ाव में क्या होता है कि अगर कुछ नेगेटिव आया, जो इमर्जिंग मार्केट फ्लोज के लिए नेगेटिव है और इंडिया के लिए फ्लोज नेगेटिव है, तो एफआई शायद इंडिया में उतना नहीं निवेश करेंगे। फिर भी डोमेस्टिक बाइंग के पास, फंड में पास इतना कैश है कि वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो डाउनसाइड रिस्क इस मार्केट में मेरे लिए ज्यादातर एक प्रोटेक्शन की ओर दिख रही है। वॉलिटिलिटी जरूर रहेगी मगर प्रोटेक्शन। मगर बढ़त की स्थिति आती है, यानी ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट की फ्लोज के लिए एक बढ़त और उसमें इंडिया का भी एक बढ़त। तो मैं समझता हूं कि ये पैसिव फ्लोज के कारण अलोकेशन ज्यादा आपको एक डिफेंसिव सेक्टर्स की ओर जाएगा, क्योंकि सिक्लिकल्स ऑलरेडी बहुत बढ़ चुकी है। तो मेरे ख्याल में आईटी, फार्मा, एफएमसीजी और बैंकिंग, जो अभी तक कुछ ज्यादा नहीं चला है, स्पेशली प्राइवेट बैंक, ये अभी एक रीजनेबल सी वैल्यूएशंस की ओर दिख रहे हैं। तो वहां पे ज्यादा एलोकेशन जाएगा। तो मेरा भी एलोकेशन ये होगा कि आउट ऑफ 100 रुपीज आप देखेंगे तो मैं
एक तरफ लार्ज कैप, मिड कैप में मैं समझूँगा मैं 65 टू 70% आज लार्ज कैप में रखूँगा और 25-30% मिड कैप में। मगर वो पूरे पोर्टफोलियो में मैं जो एलोकेट कर रहा हूँ उसकी ये ब्रेकअप है, मगर मैं अपना प्रोबब्ली अगेन 30 टू 35% कैश में रखूँगा, क्योंकि मेरे को ये अर्निंग सीज़न के लिए वेट करके डिप्लॉय करना है। सेकंड, वो तो 70% जो मैं डिप्लॉय करूँगा उसका मैंने बताया अभी रेशियो। तो मेरा ओवरऑल एक 70-30 एटीट्यूड है। 70 इन्वेस्टेड, 30 कैश, और उस 70 जो इन्वेस्टेड है उसमें 70 लार्ज कैप और 30 मिड एंड स्मॉल कैप। 30% કેશ પર અત્યારના જો બેસશો તો હવે રિઝલ્ટ્સ આવશે અને એના પરથી પણ તમે એક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી કરી શકો છો. આપણે વધારે પણ ચર્ચા કરીશું, પણ લઈ લેવો પડશે અહીંયા બ્રેક. તો સુनील जी, एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए. બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે ને આપણે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ માર્કેટ વેટરન सुनील सुब्रमण्यम साथी. सुनील जी, आगे बढ़े उसके पहले मैं ना थोड़ा इंक्विजिटिव हो रही हूँ. आप आज ऑफिस में तो नहीं है, आपके जो पीछे जो बैकड्रॉप है वो इतना ब्यूटीफुल है, लग रहा है कि कुछ अच्छी सी जगह है. कहाँ है आप? मैं जर्मनी के अंदर छुट्टियों में हूँ। म्यूनिक के नजदीक गार्मिश करके एक हिल स्टेशन है। हाँ वो ये मेरी बालकनी है उधर, वो बैकड्रॉप में वो हाँ माउंटेन्स का व्यू है। हाँ, ऐसे स्विस शैले तो नहीं, लेकिन ऐसे शैले जैसे लग रहा था, तो मैंने सोचा कि कहाँ है आप. अरे वाह, और वेरी नाइस, वेरी नाइस. एंजॉय योर हॉलीडेज. लेकिन थोड़ा एक दूसरा मैं आपको एक सवाल पूछ लूँ कि यहाँ एक जो सेक्टर रोटेशन की जब भी हम बात करते हैं, तो यहाँ अभी जो जो साइकिल है वो बहुत अभी फास्ट हो गई है. पहले ये साइकिल थोड़ी स्लो होती थी कि अपने को टाइम मिलता था, मौका मिलता था. ऐसे फास्टर सेक्टर रोटेशन के सिनेरियो में हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अभी कि कहाँ हम इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्टेड रहे, कहाँ कभी क्या चेंज आ जाए, वो भी एक कन्फ्यूजन रही है अभी. देखिए, वो आपके इन्वेस्टमेंट की टाइम फ्रेम की ऊपर डिपेंड होता है ना। जो प्लेयर्स होते हैं 6 से 12 महीने में ना, ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। अगर 3 से 5 साल आउटलुक रखते हैं ना, तो ये कन्फ्यूजन बहुत कम हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी ड्राइव करती है, लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स ग्रोथ ड्राइव करती है। तो अब जो ओवरऑल इंडिया का सिचुएशन जो है, वो है कि एक मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन ग्रोथ सामने ही है आ रही है। उसके पीछे कंजम्पशन पिकअप ज़रूर होगा, क्योंकि पर कैपिटा इनकम बाय द एंड ऑफ द डिकेड दुगना होने की आशा है, आज के 2500 से करीबन 5000 के करीब। तो मैन्युफैक्चरिंग फिर कंजम्पशन, और ये दोनों को सपोर्ट करने के लिए आपको बीएफएसआई का ज़रूर ग्रोथ होगा, क्योंकि एक लेंडिंग बैंकिंग और एनबीएफसीज़ लेंडिंग साइड पे ही फाइनेंस करेंगे ये मैन्युफैक्चरिंग प्लस कंजम्पशन बूम। सभी लोन से ही लेते हैं, ईएमआई ड्रिवन कल्चर है, और कॉर्पोरेट्स एक्सपेंशन के लिए तो बैंक की लोन बहुत ज़रूरी होती है। तो लेंडिंग से, मगर लेंडिंग के अलावा ये पर कैपिटा इनकम के अंदर आप देखें, जैसे ही पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, आपकी लोगों की सेविंग्स कंपोनेंट बढ़ती है, क्योंकि कंजम्पशन कितना कर पाएँगे। तो नेचुरली आपको जो नॉन लेंडिंग साइड होता है, वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब की भी ग्रोथ। तो मेरे ख्याल में 3 टू 5 ईयर आउटलुक है। तो आप अपना पोर्टफोलियो में एक 40-30-30 कंपोनेंट रखेंगे, और 40 में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का दूंगा, क्योंकि लेंडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों साइड का प्ले आता है, और 30% मैन्युफैक्चरिंग, 30% कंजम्पशन। आज मैन्युफैक्चरिंग के वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, कंजम्पशन उतने नहीं है, और बैंकिंग का भी उतना नहीं है। तो ये मेरे लिए 3 से 5 साल में ये कंफ्यूजन हटा दीजिए आप। अ, करेंगे तो मोस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स, मल्टी कैप फंड्स, ऐसे ही मेरे ख्याल में अपना पोर्टफोलियो को डिवाइड करेंगे। मगर आपको करना है तो एक अच्छी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रोक इंफ्रा फंड चुनिए, एक अच्छी कंजम्पशन फंड चुनिए, और एक बीएफएसआई फंड चुनिए। ये तीनों से आपका काम हो जाएगा, अगर 3 से 5 साल का आउटलुक है। अब ये शॉर्टर टर्म जो है 6, 9, 1 साल, उसके अंदर ये कन्फ्यूजन बहुत होता है कि बहुत दिनों से आईटी नहीं चली थी, सडनली आईटी बहुत चल रही है। बैंकिंग चल रही थी, अभी नहीं चल रही है। ऑटो बहुत दबी हुई थी, अभी ऑटो चलने लगी। तो ये फार्मा कभी चलती है, नहीं चलती है। तो ये शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए जो कंफ्यूजन होता है, टैक्टिकली आपको जाने के लिए मैं कहूँगा कि आप स्मेल द मनी, यानी पैसे को ट्रैक कीजिए। क्यों कह रहा हूँ मैं, सिंपल सी बात, डोमेस्टिक फ्लोस जो होती है ना, उसमें 23,000 करोड़ की एसआईपी बुक डोमिनेट कर रही है, और उस एसआईपी बुक के अंदर 50 to 60% मिड एंड स्मॉल कैप है।
तो वो एक मिडिल स्मॉल कैप के लिए एक बाइंग सपोर्ट कंटिन्यूअसली बन रहा है और वहां पे फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं कहाँ पे एलोकेट करें। मगर इंडिसेस को देखिए आप, स्मॉल कैप और मिड कैप को, ज्यादा इंडस्ट्रियल्स का वहां पे है। तो मेरे ख्याल में वो बाइंग सपोर्ट आके सपोर्ट दे रही है। मगर जैसे मैंने कुछ मिनटों पहले कहा था आपको, डेल्टा जो मार्केट में आ रहा है वो आता है एफआईएस का इनफ्लो या आउटफ्लो से। वहीं से ये सेक्टर में जो एफआईएस बाहर निकाल रहे तो आईटी बहुत दब गई थी, जब एफआईएस वापस आ गए तो आईटी बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि पैसिव फंड्स में आईटी का एलोकेशन देना ही है। तो मेरे ख्याल में आप शॉर्ट टर्म एलोकेटर हो तो आप पैसे को ट्रैक कीजिए, इंटरनेशनल मैटर्स को ट्रैक कीजिए, क्योंकि फेड का रेट कट हो रहा है तो नेचुरली लिक्विडिटी इक्विटी मार्केट्स के लिए अच्छी होगी, इंडिया को मिलेगा शेयर। तो आईटी, एफएमसीजी ऐसे पैसिव का एलोकेशन से शॉर्ट टर्म में आपको बाउंस बैक दिख सकता है। तो जी मेरे ख्याल में आप, जैसे मैंने कहा, स्मेल द मनी, आप जो पैसे को जो ट्रैक करेंगे कहाँ जा रहा है, उससे आप ये आइडिया ले सकते हैं कि कैसे मैं करूं। ये मैं रिकमेंडेड स्ट्रेटेजी नहीं कहूंगा ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए, बट फिर भी आपने पूछा तो मैंने कहा, क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा है ना, एक दिन आईटी चल रही है, दूसरे दिन नहीं चल जी रही है, तो इसीलिए मैंने रिप्लाई दिया आपको कि शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए पैसे को ट्रैक कीजिए, जी ये अर्निंग्स ग्रोथ ये सब बात को छोड़ दीजिए, उतना उसका मायना नहीं रखना है। જી તો શોર્ટ ટર્મ માટે સ્મેલ ધ મની એટલે જ્યાં તમને પૈસા દેખાય છે ત્યાં કરો, પણ જો લોંગ ટર્મ માટે 3 થી 5 વર્ષ માટે જો કરવું હોય ને સેક્ટર રોટેશનનો જે ફાયદો લેવો હોય તો તમે અત્યારના બેન્કિંગ, મેન્યુફેક્ચરિંગ અને કન્ઝમ્પશનમાં આ 3 એરિયાઝ નજર રાખી શકો છો। ऑन दैट नोट सुनी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वो भी जर्मनी से। एंजॉय रेस्ट ऑफ योर हॉलीडेज़ और थैंक यू सो मच। અને સાથે જ મને પણ આપશો રજા, પર જોડાયેલા રહેજો CNBC 50 સાથે। નમસ્કાર।